मैं मोहम्मद को मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है तारड़ साहब और कमर चिमा साहब की कन्वर्सेशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है। टॉपिक है कि तारड़ टेल्स हाउ ईरान डियर टू अटैक पाकिस्तान, कि ईरान ने कैसे जुर्रत की, हिम्मत की पाकिस्तान पर हमला करने की। तारड़ साहब की वीडियो भी हम स्किप कर ही नहीं सकते, इनकी बातें ही बड़ी मज़ेदार होती हैं, सनसनीखेज बातें होती हैं, तो सच होती है, काफ़ी हद तक ये ठीक बातें करते हैं जो पाकिस्तान कैसे सूरत हाल है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima. Thank you so much. थैंक यू। ताड़ साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर। आपने नोट किया होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया, उस पर हमने उस दिन डिस्कशन की थी। और कल ताड़ साहब पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया, जो कि ऑलरेडी मुल्क से जा चुके हुए थे। शायद उनको पता था ये कार्रवाई होने वाली है। और आज पाकिस्तान ने, यानी कल पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर दी हैं, प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स की हैं, जो कि पाकिस्तान कहता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी एंड बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो ग्रुप्स थे उन पे टारगेट किया गया। और ईरानी भी यही कहते हैं कि नॉन ईरानियंस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। ताड़ साहब, एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, एक तो खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरा ताड़ साहब ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो फौज को लेट डाउन करना चाह रहे थे और कहते थे कि शायद फौज ये कर नहीं सकती, बल्कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सुनने में आया कि कल जेल में ये कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके गलत किया है। एक तरफ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई है। ताड़ साहब, आपको पता है अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज की, इंडिया ने भी अटैक किया, अब ईरान की आ गया। लेकिन वो कहते हैं, अपने ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें करना ही नहीं चाहिए था, हमें बर्दाश्त करना चाहिए था। इस पे भी ताड़ साहब जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, मैं ये जो ये दो चीजें हुई हैं, ईरान ने अटैक किया फिर पाकिस्तान ने किया, इसको डिफरेंट एंगल्स, दो तीन जो डिफरेंट एंगल मेरे ज़हन में है, मैं उनको बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसको कोशिश करने से पहले सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। उसको ये जरूरी था फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, बहुत जरूरी था। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि टीटीपी अगर पाकिस्तान के अंदर आके करती है तो पाकिस्तान की अफवाज को उनको भी चेज करना चाहिए और उनको भी जाके अफगानिस्तान के अंदर घुस के उसका जवाब देना चाहिए। अब मैं जो एंगल्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो जवाब दिया गया है हाईली कोऑर्डिनेटेड, अल जजीरा ने इसको जो लिखा है हाईली कोऑर्डिनेटेड था, इंटेलिजेंस बेस्ड था। और उसके बाद ये है कि जो वहां पे 9 लोग मारे गए हैं वहां पे, उनको जब ईरान ने कहा कि देवर नॉन ईरानियन सिटीजन, इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनकी सॉइल इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये तो उस पर कन्फेशन हो गया। ऑपरेशन मर्ग सर मचार इसका नाम था, डेथ टू सर मचार, जो वहां पे टेररिस्ट है उन्होंने अपना नाम ये उनको दहशतगर्द सर मचार। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो मैंने तो खैर इस पे बड़ी रिसर्च की है कल परसों से, इट इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, हर जगह पे चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें थी, जो पाकिस्तान की सालमियत और उनकी पाकिस्तान की स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिटेलिएट करना, इसको बताना, वो बताना ये जरूरी था कि अगर हमें बिल्कुल इराक और सीरिया ना समझा जाए, क्योंकि ईरान ने जब ये हमले किए थे तो उन्होंने 3 मुल्कों के ऊपर हमले किए थे, जिसमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान था। तो हाउ डेयर यू टेक पाकिस्तान एज अ इराक और एज अ सीरिया? दिस इज नॉट, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया गया है जो जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी का जो मोराल बेहतर होगा इससे, पाकिस्तानी कौम का मोराल इससे बेहतर होगा, और सिग्नल जाएगा खित्ते के अंदर कि डोंट यू डेयर ट्राई पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जवाब, मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद द रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वेरी वेरी। और उसमें और फ्यूचर में मेरा ख्याल है इसको सिंबलाइज किया जाएगा कई चीजों के साथ। इस वक्त जो दूसरा तनाजर इसको इंटरनेशनल लेवल से जो मैं देख रहा हूं, वो चीमा साहब पूरे इस खित्ते के अंदर नए ब्लॉक बन रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के और वेस्टर्न ब्लॉक नए बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
उसमें मैं दो चीजों की सिग्निफिकेंस उसको मैं बताना चाहूंगा। हमारे आर्मी चीफ का दौरा वॉशिंगटन डीसी का होना और एक कंप्रीहेंसिव दौरा होना। होता ना, एक दो दिन आते पेंटागन, दो चार फौजियों को मिल जाते, कोई नए हथियार देख जाते, यहां पे तो वो एक अलग चीज थी। हमारे आर्मी चीफ साहब का वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक हफ्ता रहना और नॉन मिलिट्री, नॉन डिफेंसिव जो एक रजीम से मिलना, ये सिग्निफाई करता है कई चीजों को। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सिग्निफाई करती है वो डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा था, वो सिग्निफाई करती है। तीसरी चीज सिग्निफाई करती है जो पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चीजें हुई हैं और जो बाइडेन का भारत उनके कौमी त्योहार पे ना जाना, ये सारी चीजें दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब उसमें अगर देखा जाए, मैं कई चीजें मुझे खुद इस दफा पता चली जब मैं इसको देख रहा था कि हम जो जनरल सुलेमानी थे उनके जिनको जो मारे गए थे इराक में, मुझे जो नई चीज पता चली 1988 में वो एसएसजी की पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके गए थे और वो ये जो जैशे अदल है इसको इसके खिलाफ उन्होंने कई काम किए, बड़ी दफा पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। यहां जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि उनके फॉरेन ऑफिस वाले जब उनकी स्टेटमेंट थी, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो उनके हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा था कि हमने जैशे अदल के बारे में पाकिस्तान को कई दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें, दे आर विद इन योर टेरिटरी। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं कि इसकी वजह क्या बनी है, ईरान का जो इस वक्त गाजा के अंदर जो एक उनका, मैं समझ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, नॉट इट्स नॉट माय ओपिनियन, उनका माइंडसेट ये है कि वो इजराइल इज ऑन अ बैक फुट, दिस इज हमास की जीत हो रही है वहां पे, और दे बेसिकली वो जिसको एक इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोइंग पेन्स, वो समझते थे वी आर सो स्ट्रांग, हमने अमेरिका को गिरा लिया है, इजराइल इज ऑन द रन, उनकी जो अप्रॉक्सिस होती हैं दे आर अनदर विक्ट्री, वो समझ रहे थे। तो वो ये अब सारी दुनिया को अंडरमाइन कर रहे थे ईरान। और मैं एक यहाँ पे ये जरूर बात बताना चाहूंगा, जो गलती कर रहा है ईरान मेरे ख्याल में, चीमा साहब, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं, हिटलर की सबसे बड़ी गलती ये समझी जाती थी कि उसने कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ दी थी, सबसे बड़ी। ये एक सबसे बड़ी एक गलती होती है इसको अगर पढ़ा जाए मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर। उसने भी कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी, अपने आप को स्प्रेड थिन कर लिया था। आज ईरान भी वही गलतियां कर रहा है, ईरान भी वही गलतियां कर रहा है, मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म के रिटेलिएशन हो रही हैं, और ही इज अंडर एस्टिमेटिंग और अच्छा, मैं इस पे आगे भी एक और बात बताना चाहूंगा। मैं जब इस पे मजीद पढ़ रहा था, लिख रहा था इन चीजों के ऊपर, मैं सारी चीजों को, ये जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, इसको मैं कसूरवार दूंगा वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। और मैं खासकर बताना चाहूंगा कि मैं अभी पहुंचा हूं वापस, मैं कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो न्यू हैम्पशायर में पोर्ट्समाउथ न्यू हैम्पशायर के अंदर रैली थी, वहां से आया हूं, और मैं कई बड़े कद आवर रिपब्लिकन्स जो हैं उनके साथ 2 दिन मिलके आया हूं, और वहां पे यही चीजें डिस्कस होती रही हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ना सिर्फ आयोवा में बल्कि न्यू हैम्पशायर में भी उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर, एक बड़ा छोटा सा ग्रुप था जो रिपब्लिकन्स का जिसके सामने उन्होंने स्पीच बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे थे वो कि अफगानिस्तान में जो हुआ है, अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ना होता, जो इजराइल गाजा जो होना था वो ना होता, और ये उन्होंने बिलखुसूस रेड सी के हवाले से भी बात की है कि ये ना होता। मैं उसमें ये एक और यहां पे बात मेंशन करना चाहूंगा जो प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, जो हकीकत है, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से रशिया ने बहुत पैसा बनाया है, सैंक्शंस इनकी सही काम नहीं कर सकी, पेट्रोल की प्राइस ऊपर गई $110 पर बैरल के हिसाब से, और पिछले साल का सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मिंग करेंसी थी वो रूबल था रशिया का। रशिया ने इतना पैसा बनाया है जिसकी हद नहीं है, और उसमें क्या वो कर रहा है आज, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। एक तो वो यूक्रेन में उन्होंने खुल के फिर उसका इस्तेमाल किया, उन्हीं डॉलरों को, उस पैसे का, और फिर उसके बाद ईरान जो है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। आज जो गाजा में भी हो रहा है, अगर देखा जाए तो उसके ताने बाने रशिया से जुड़ते हैं। आज ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, उसके ताने बाने भी रशिया से जुड़ते हैं। तो उन्होंने भी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और दूसरे रिपब्लिकन्स भी, लॉ मेकर कई ये समझते हैं कि दिस इज ड्यू टू द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका।
अमेरिका आज एक प्लेयर दुनिया में मौजूद नहीं रहा और सारी दुनिया उसका खुल के फायदा उठा रही है, चाहे प्यूटन हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो चाइना हो। तो इस पे सारा अगर कंक्लूड किया जाए तो सारा आके गलबा जो पड़ता है, इसका सारा गंद काट जो आता है वो हमारे ओबामा साहब हैं। अब ओबामा, अब लोग पूछते होंगे जी ओबामा क्यों? ओबामा साहब को 12वां साल है अमेरिका को चलाते हुए। बाइडेन साहब को पता ही नहीं है कि उन्होंने सुबह नाश्ता क्या किया था, उनको कोई पता नहीं है। उनको पकड़कर स्टेज पे चढ़ाया जाता है, पकड़ के उतारा जाता है। अगर मैं आज उसकी छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूं, हमारे ऑस्टिन लॉयड साहब, लॉयड ऑस्टिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहां गए। इस नाजुक मौके के ऊपर कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वो जिंदा हैं, फौत हो चुके हैं, कौन चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये भी बात कल शाम को डिस्कस हुई है, हम सारे जो रिपब्लिकन इकट्ठे थे। आज कोई पता नहीं है, जो एक बहुत इस वक्त दुनिया क्रूशियल पीरियड पे, उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा। चीफ ऑफ स्टाफ 3 दिन अस्पताल में पड़े रहे हैं वो बेहोश होकर, और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। उनको उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? 2 वजूहत है। एक वो अफ्रीकन अमेरिकन है, दूसरा ओबामा ने अपॉइंट किया, ओबामा की अपॉइंटमेंट है। इस वक्त सारी कैबिनेट जो है वो रिपोर्ट ओबामा को करती है। तो 12 साल एक बंदे ने ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हैं, अमेरिका की मेन फैब्रिक और फाउंडेशन को उसने झिझोड़ के रख दिया है। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है कि इस वक्त कैमला हैरिस ने भी स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट, कि मैं अगले इलेक्शन से डर रही हूं। और दूसरी खातून उनके साथ कौन है? मिशेल ओबामा है। वो कहती है मैं भी अगले इलेक्शन से डर रही हूं। अब स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी है कि मिशेल ओबामा विल बी जंपिंग इनटू दिस रेस, और मैं उसका आगे बताना चाहूंगा कि क्या होगा। अगर मिशेल ओबामा इस इलेक्शन में आती हैं और अगर जीतती हैं, तो ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि एक कीनिया का बंदा जो है, जो प्रेसिडेंट ओबामा थे, वो इस कंट्री को 20 साल चलाएंगे। उससे 2 चीजें होंगी, अमेरिका खत्म हो जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी भी खत्म हो जाएगी, और अमेरिका की जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी और दुनिया की जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी। फिर दुनिया की और कोई पावर्स ही दुनिया को चलाएंगी। अमेरिका विल नॉट बी अ रोल प्लेयर टू बिगिन विद। ये मैं इसको थोड़ा सा बता रहा था, जो मैं कल सारा कुछ सीख के आ रहा हूं, जो सुन के आ रहा हूं, जो सेंटीमेंट्स हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका के हालात की। एक खास बात एक यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, कुछ नई चीजें मैं रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप से सुन के आया हूं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी, उन्होंने कहा 27,000 चाइनीज बॉर्डर क्रॉस किया है उन्होंने ओबामा के बाइडेन पीरियड के अंदर। 27,000। उन्होंने कहा कि चाइना अमेरिका के अंदर अपनी फौज बनाना चाहता है। 27,000 चाइनीज जो है वो यहां पे आ चुके हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके। और बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त स्पेनिश लोग जो आते हैं मैक्सिको के बॉर्डर क्रॉस करके, जो होंडुरास के हैं, सल्वाडोर से हैं, जो दूसरे के, उसके बाद दूसरा नंबर आता है चाइनीज बॉर्डर क्रॉसिंग का, दूसरा बॉर्डर। तो क्या वजह है? और दूसरा, बल्कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी ये कहा कि ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि बड़ी जल्दी अमेरिका के अंदर दूसरा एक कोई टेररिस्ट अटैक होगा। और जिस तरह लग रहा है, मैंने बताया था कि 3 लाख लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ 1 महीने दिसंबर में। और बाइडेन साहब तो नहीं है, ओबामा जो चला रहे हैं कंट्री, ही इज केयरलेस, ही डजंट केयर अबाउट इट। इसमें आगे मैं थोड़ी सी जो बातें बताना चाहूंगा, खैर आज जब जिस तरह अभी आपने बात की है कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने इसको प्ले डाउन करने, कूल डाउन करने की सिचुएशन को कोशिश वो की जा रही है। दूसरा, ज़ाहरा बलोच साहबा है जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन मिनिस्ट्री को करती हैं, उन्होंने भी इसी तरह के बयान दिए थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, ईरान अल्टीमेटली इज द नेबर ऑफ पाकिस्तान। जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन थी, मैं शेयर करना चाहूंगा बल्कि आपसे, कि ईरान और पाकिस्तान दोनों की डिफेंस इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के 6,54,000 फौजी हैं, उनके पास 6,10,000 हैं। पाकिस्तान का डिफेंस खर्चा जो बजट है $6.3 बिलियन है, ईरान का 9.9 बिलियन है। जो हवाई जहाज हैं, जो लड़ाका जहाज पाकिस्तान के पास 366 है, लेकिन टोटल 1434 जहाज हैं पाकिस्तान के पास, उनके पास 551 है। और जो टैंक हैं पाकिस्तान के पास 3742 हैं, और उनके पास 1996 टैंक हैं। नेवल जो नेवल पावर है पाकिस्तान की, 144 शिप है आपकी नेवी के पास, और उनके पास 101 है। तो जोड़ तो मेरा मकसद है नहीं बनता पाक। और जो सबसे बड़ी ऊपर बात है
ईरान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास करप्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी पटाखा जो है वो आपके मुताबिक वो जो एटॉमिक आप कहते हैं कि हमारे पास वो है, उस पे आके बात थोड़ी सी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने सारवान गांव जो है उस पर अटैक किया है, इसी तरह मैं हाथ जोड़ता हूँ हाफिज साहब के कि पाकिस्तान की करप्शन के ऊपर भी इसी तरह का ऑपरेशन मर्गे करप्शन भी किया जाए। तार साहब आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला है, मर्गे ऑपरेशन जो है, मर्ग बर ऑपरेशन जो है वो पर्शियन में मेरा ख्याल है कहेंगे। तार साहब ये बताइएगा, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को हमला ही नहीं करना चाहिए था, ये इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई है कि पाकिस्तान से लड़ाई है? चीमा साहब, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान इस वक्त खान साहब के काले बकरों का जो है ना वो हिसाब दे रहे हैं। वो ये खान साहब यहां भी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, और 50,000 के करीब पठान ला के आपने सूबा सरहद में जो छोड़ दिए थे, जिसकी सजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि जो लोग करते नहीं ना, क्योंकि ट्विटर वाले मेरे लौंडे लपाड़े जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। चीमा साहब जो जेलों से रिहा किए गए थे तालिबान कैदी, जिनको सजाएं थी, और वो जाके दोबारा अब आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और आज यहां पे कह रहे हैं कि और उसको भी छोड़ दें। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है हमेशा उसको कंडेम करूंगा, उसके खिलाफ बोलता रहूंगा जो पाकिस्तान के सिस्टम खराब है। कभी पाकिस्तान, जो मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी पैदा हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी। बात ये करने वाली आज जो इससे बड़ा दुख ये है कि मेरे जो लौंडे लपाड़े बाहर बैठे हैं, कई लौंडे लपाड़े पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये दुख वाली बात है, ये दुख वाली बात। मैं आज आपको याद ये कराना चाहूंगा, मैंने हमेशा ये कहता रहा हूं कि मुझे सिर्फ दो लोगों पे उम्मीद है, एक आसिम मुनीर साहब पे और काजी फैजी साहब पे। आसिम मुनीर साहब ने एग्रीकल्चर की बात की थी, मैंने हमें यही कहा था, मैं कहता था बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बॉटम लाइन तो पाकिस्तान है, बॉटम लाइन तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी इसको ठीक कर ले, क्या फर्क पड़ता है? ये जरूरी तो नहीं ना कि सियासतदान और ये दूसरे लोग ही ठीक करें, कोई इसको ठीक कर ले। मैं इसी वजह से तो आज जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, इसको। बल्कि मैंने जिस तरह आपको कहा कि पाकिस्तान के हर सिस्टम के ऊपर ऑपरेशन अदलिया भी होना चाहिए, इसके ऊपर ऑपरेशन देखें, अदलिया के हालात देखें जिस तरीके से। लेकिन ये मैं कहता हूं, इससे बल्कि सिग्नल ये जरूर जा रहा है, बल्कि आज आसिम मुनीर साहब का कद काट हर हल्के के अंदर बड़ा हो चुका है, बिकॉज इट वाज अ मुश्किल फैसला था, लेकिन किया गया है और बर वक्त किया गया है। इसी तरह होना चाहिए हर फील्ड के अंदर, मैं समझता हूं हर फील्ड के अंदर इसी तरह होना चाहिए। मुझे गिला है 9 मई को बड़ा सख्त गलत किया गया था। कोर कमांडर, मैं बल्कि ये कहता था बड़ा सेंसिटिव मैटर था, कोर कमांडर लाहौर थे। कोर कमांडर लाहौर की इंपॉर्टेंस क्या है? वो बॉर्डर के ऊपर कोर कमांडर है। वो किस तरह का कोर कमांडर है? जब जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगा? लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस, इन्होंने इसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया। जो लोग जो पकड़े गए हैं 9 मई के, कभी कहते हैं जी फौजी अदालतों में चलाएंगे, कभी कहते हैं जी सिविलियन, और जब उन्होंने हमला फौज पे किया है तो फौजी अदालतों का तो उसी वक्त उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, और उनको जल्द उसको सजाएं दें, उनको फारग करें। इसको लिंगर ऑन करना, ये सारी चीजें कमजोरी की अलामत है। ये कमजोरी, आज भी अगर ये फैसला ना किया जाता जवाब देने का, तो चीमा साहब आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं थी इसके बगैर, आप बहुत वीक लग रहे थे। बल्कि मैं हमेशा आपके सेगमेंट में ये कई दफा कह चुका हूं कि जब टीटीपी आके हमला करके वापस चली जाती है, व्हाट हर्ट्स इज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप कमजोर लगते हैं उसमें, आपको रिटेलिएट करना चाहिए, एक एक पाकिस्तानी शहरी की मौत का हिसाब लेना चाहिए। सिर्फ सियासी बयान की हद तक नहीं है, प्रैक्टिकली। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं, बल्कि एज एन अमेरिकन आपको बता रहा हूं, रेमंड डेविस को जिस तरीके से लाया गया था वापस, आपको बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देना चाहिए हर पाकिस्तानी जिंदगी का। देखा क्या कहां तक नहीं जाते अमेरिकन अपने लोगों के लिए? आपको भी चाहिए हर पाकिस्तानी सिटीजन को। आप भारत की मिसाल ले लें, भारत किस तरीके से जाके अपने ऑपरेशन करता है और अपने लोगों को वहां से उठा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, सूडान के अंदर उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, वो फौरन अपने शहरियों को लेने के लिए पहुंच गए। यमन के अंदर 20,000 उनका इंडियन सिटीजन बैठा है, वो उनके लिए जवाबदेह है, वो उनको लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना चाहिए, क्यों नहीं करते आप? दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारे डीमोरलाइज्ड। मैं कहता हूं आसिम मुनीर साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, बल्कि मैं आई सपोर्ट हिज डिसीजन, लेकिन इसको अभी यहां रुकना नहीं चाहिए, इस मोमेंटम को जारी रखना चाहिए।
इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। पाकिस्तान के अंदर भी एक सीरियस ऑपरेशन की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान किस तरह का ऑपरेशन था साहब? चीमा साहब, मैं आपको कहता था कि आपके ईसीएल के ऊपर 50,000 लोगों का नाम होना चाहिए। मैंने आपको अगले दिन जब हमारे नकवी साहब, जस्टिस साहब और जस्टिस एजाजुल साहब से मैं चीख के कहता रहा इनके नाम ईसीएल में होने चाहिए, इनकी बच्चों की प्रॉपर्टियां और इनके बच्चों की सिटीजनशिप जो है कौम को डिस्क्लोज की जाएंगे सारी चीजें। ये क्यों नहीं हो रहा है ये बात, जब नजर आ रहा है कि इनकी फाइलें मौजूद हैं, इनके इनके सारे कारनामे। जस्टिस एजाज के ऊपर एलिगेशन क्या है कि अपनी इनकम से ज्यादा उनके असासे हैं, तो कौम को बताया ना ये। और दूसरे भी सारे इनकी फाइलें जो मौजूद हैं, इनकी टेप, आपने फोन तो इनके रिकॉर्ड किए हैं, तो कौम को बताएंगे, कब बताएंगे ये? इनको जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा है। कौम के फायदे के लिए उन फाइलों को इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत है इस वक्त। ये इश्यूज है आपके चीमा साहब, हकीकत ये नहीं है। और इस वक्त अगर चीमा साहब, इस खास कर इसमें एक और था जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, बल्कि कि चाइना वाज ट्राइंग टू प्ले अ रोल इन इट। उसमें वो उनका मैंने जो सुना है, उनकी माओ निंग, उनकी जो फॉरेन अफेयर की जो स्पीकर है, वो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनकी भी पोजीशन को बड़ा प्रेज करूंगा। चाइना इज कैचिंग अप विद इट, विद इंटरनेशनल। अपना वो जो चीजें पहले मैंने आपको हमेशा कहता था, जो चीजें पहले कैंप डेविड में होती थी अब वहां हो रही हैं। उन्होंने फिर तो उसकी वो जो मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है माओ निंग की, उन्होंने कहा कि बोथ ईरान एंड पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन, उसके मेंबर हैं दोनों, एससीओ के कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो हम दोनों को कंपेल करके तो टेबल पे लाएंगे, लाना चाहेंगे। बड़ा अच्छा रोल उन्होंने अदा किया। इसके बाद मैं विल्सन सेंटर से बाकर सज्जाद साहब जो है उनकी भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एजाज हैदर साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि, बल्कि उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि हाउ डेयर ईरान थिंक्स पाकिस्तान एज अ सीरिया और इराक। लेकिन इसमें जो मैं बॉटम लाइन कर रहा था चीमा साहब, इसमें सारा अगर कहते हैं ना, इसका हिसाब करें तो आके सारा गंद अमेरिका के गले पड़ता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इज लीडरलेस। अमेरिका को पता ही नहीं अमेरिका क्या कर सकता है जो ईरान इस वक्त खिते में कर रहा है, वो होतीज के हवाले से। और पाकिस्तान इस खिते में आपको लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज में अमेरिका अपना रोल प्ले उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह शायद करना चाहिए था। ईरान पाकिस्तान में शायद वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, चाइना ने कहा है हम कोई मीडिएशन करवाएंगे, टर्की ने भी कहा है, लेकिन अमेरिका नहीं कह सकता। मिडल ईस्ट के हवाले से तार साहब, आप क्योंकि ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और ट्रंप की आपके साथ बड़ी अच्छी एसोसिएशन है, 2016 में भी आपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खिताब किया था, वो एक बहुत बड़ा एजाज़ था पाकिस्तान के लिए। आपने तो खैर खिताब किया था, लेकिन एक फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम के तौर पे आपने जो खिताब किया वो बहुत बड़ा एजाज़ था। तार साहब, ट्रंप तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन पावर जो है, आप बाइडेन को छोड़ दें और डेमोक्रेट को छोड़ दें, ओवरऑल अमेरिकन पावर कम हुई है, या कि इंटरनेशनल इश्यूज में आपको लगता है कि स्टिल अमेरिका का असर व रसूख मौजूद है? जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, नॉट फ्रॉम ए रिपब्लिकन पर्सपेक्टिव। कल चीमा साहब दो चीजें मैं कल के हवाले से थोड़ा सा पहले वो बताता हूं और उसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेयर अमेरिका स्टैंड टुडे। कल जो बात हुई थी, कल बात हो रही थी, जिस तरह मैं बताता हूं अमेरिका क्या कर सकता था या क्या गलतियां इन्होंने की हैं, उसमें कल जो हमारी एक पूरा, मैं 2 दिन अभी सारे रिपब्लिकन्स के अंदर गुजार के आया हूं, वो कहते थे इराक ब्रोक था ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप पीरियड। अमेरिका की सैंक्शंस दे वर वर्किंग। ईरान के पास पैसे ही नहीं थे ना हमास को देने के लिए और ना ही जंगें लड़ने के लिए, उनके पास पैसे ही नहीं थे। और अब ओबामा लोगों ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सिर्फ पैसे उनको दिए, उनके सैंक्शंस जो है वो कम कर दी, जिससे दे मेड मनी आउट ऑफ। देखिए अब छोटी सी बात, 500 किलोमीटर की टनल्स नीचे हमास ने बनाई है गाजा के, वो सारे ईरान के पैसे से बनी है। तो ये कल डिस्कस हुआ है, कल ये बातें हुई हैं। और दूसरा, कल उन्होंने फिर दोबारा उन्होंने एक सिग्नल ये दिया है कि मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने पुराना डॉक्टर है उसी को दोबारा लेके आऊंगा, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। और दूसरा, मैं सबसे ये बात बताना चाहूंगा, जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन बिटवीन डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। डेमोक्रेट जो है वो, ओबामा साहब ने सबसे ज्यादा ये किया था, बल्कि कल मैं आपके देखने वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी जो कि कल डिस्कस हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बैठे थे वहां पे। बटग्राम एयर बेस डिस्कस हुई, इनखला अफगानिस्तान से हुआ था, वो डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत ज्यादा पैसे लगा के उसने बटग्राम बनाई थी और ये छोड़ के आ गए।
उस वक्त अफगानिस्तान और तालिबान एग्री कर चुके थे ट्रंप साहब के साथ कि बटग्राम एयरबेस अपने पास रखें, और उन्होंने कहा बटग्राम एयरबेस हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि चाइना के नजदीक हमें हमारी प्रेजेंस रहनी चाहिए थी वहां पे। ये कल, लेकिन उसमें मैं ईरान के हवाले से बताना चाहूंगा कि क्योंकि इनकी सैंक्शंस तो रशिया के खिलाफ भी इनके काम नहीं की, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, रशिया पे, लेकिन सैंक्शंस काम नहीं करते। इंडिया जब तेल लेता रहा है उसी तेल को रिफाइन करके अमेरिका को बेचता रहा है, और ये देखते रहे सारे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है ना कि करना होना क्या है, करना क्या है। इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है ना, और इनका पेंटागन प्रायोरिटी नहीं है। ओबामा पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस, अमेरिकन आर्मी बेसिस क्लोज की गई थी, बंद की गई थी। उनमें से आज, बल्कि कल ये बात हुई है, बटग्राम एयरबेस आज किसके पास है? चाइना के पास है। और मेजॉरिटी जो इंटरनेशनल बेसिस अमेरिका में ओबामा पीरियड में बंद की गई थी, उन्होंने, चाइना ने सारी की सारी लीज पे ले ली। और उसके बाद ये है कि हकीकत मैंने 12 साल हो चुके ओबामा इस वक्त अमेरिका को चला रहे हैं, और आगे उसका मंसूबा 20 साल चलाने का। अगर मिशेल ओबामा आती हैं तो फिर उनके 8 साल डालें तो 20 साल हो जाएंगे। 20 साल के बाद अमेरिका दोबारा रिवाइव नहीं हो पाएगा। कल बातें यही हो रही हैं कि अमेरिका इज स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ 1776। दोबारा आजादी के हालात होने हैं, दोबारा अमेरिका ने एक दफा रिवाइव करना है। और अगर अमेरिका वापस आता है, बल्कि मैं हैरान हूं कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बड़ी उन्होंने अपनी स्पीच में बात की, उन्होंने कहा मैं अपना ओथ लेने से पहले आधी जंगें मैं बंद करा दूंगा एज ए बीइंग ए प्रेसिडेंट इलेक्ट। क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्योंकि बल्कि उन्होंने कल कई बातें की, उन्होंने आईएसएस के हवाले से, सुलेमानी के बारे में उन्होंने बातें की, उन्होंने कई लेवल डिस्कस हुए हैं। लेकिन पेंटागन, अच्छा, कई चीजें उन्होंने की थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ट्रंप साहब ने की थी, स्पेस फोर्स उन्होंने बनाई थी। और फ्यूचर इस वक्त क्या हो रहा है? ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ड्रोन्स के साथ जंगे हो रही, मिसाइल्स के साथ हो रही, वो सारी आती थी अंडर स्पेस फोर्स। और इन्होंने आती चीजें बंद कर दी। इनसे बॉर्डर अपना नहीं कंट्रोल हो पा रहा। चीमा साहब, ये रेड सी को किस तरह कंट्रोल करेंगे जब मैक्सिकन बॉर्डर ही नहीं कंट्रोल इनके? और ख्वाहिश ही नहीं है इस चीज की कि अमेरिका को हमने क्या आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है। और मैं जिस तरह पहले मैं अल-ऐलान कहता हूं, मेरे से डिबेट कर लें, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी को सारा इंडियन चला रहे हैं। जब स्पीच राइटर ही बाइडेन का इंडियन जात है, उनको कोई अमेरिकन नजर ही नहीं आया, मिलते ही नहीं है, ही कोई नहीं। अपने बच्चे सारे उनके नशों पे लगे पड़े और प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं वीड पियो, दमादम मस्त कलंदर, दम मारो दम गाना लगा के सारा दिन फिरते रहते हैं, और चला रहे हैं सारे भारत के लोग लड़के। ये तो फिर कोई और कौम आएगी, को आगे लीडरशिप आएगी। इस वक्त अमेरिका, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये पूरा डिबेटेबल चीज है कि सारे का सारा जो इसमें मसला मसाइल दुनिया। चीमा साहब, एक और बात मैं, एक एंगल में बल्कि भूल गया हूं। देखिए, इस वक्त ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, इन चारों कंट्रीज के अंदर एक कॉमन चीज क्या है? चारों मुसलमान हैं। मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट हमेशा ये होता है, क्या वजह है कि 1.9 बिलियन मुसलमान ही दुनिया में जलील हो रहे हैं हर जगह पे। जब नए कैंप बनने हैं तब भी इन्होंने जलील होना है, जब पुराने कैंप डिजास्ट हो तब भी इन्होंने मरना, इन्होंने ही है। कभी आपने सोचा है? इनके पीछे चाहे रशिया लगा हुआ है या चाहे इनके पीछे अमेरिका है, लेकिन ये चारों के चारे कलमा को है सारे। अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई शर्मो आई कोई नहीं है। क्यों आपने इस्लाम को इस तरह बना दिया है कि एक दूसरे के गले काट रहे हैं आप? क्या ये कभी किसी ने सोचा है? चलें फिर उसमें चीमा साहब, मैंने बताया, जब आपने कारोबार बना लें, जब आप नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो जाए, जब इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, जब मैं हमेशा ये कहता हूं, और ये भी एक डिबेटेबल चीज है, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन ऑन द प्लेनेट, मोस्ट मिसअंडरस्टूड। तो फिर उसमें यही होता है कि आप सिर्फ सियासी बयान देते हैं। गाजा में मेरा मकसद है, जो कुछ हो रहा है, शुरू करने वाले भी मुसलमान थे, हमास वाले, जिन्होंने शुरू किया, जिन्हें पता था कि बाद में ये होना है, और अब वो तैयारी कर रहे हैं कि अब इसके बाद ये जंग खत्म होगी, हम दोबारा गाजा बनेगा, फिर लूटेंगे, हम इंटरनेशनल एड फिर खाएंगे, हमारी जो हमास के बनाने वाले हैं वो सारे कतर में बैठे हैं, सारे ओवरवेट हैं। उनको ये नहीं पता कि उधर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, एक्सरसाइजें करके उनकी वीडियो आ रही है, वीडियो निकली थी, ट्रेडमिलों पे भाग रहे हैं बच्चे, उनके टर्की में याशियां करते फिर रहे हैं, प्रॉपर्टियां उनकी टर्की और कतर के अंदर।
तो चीमा साहब फिर इस तरह ही है। जुल्म यही है ना, जुल्म ये है, पढ़ना नहीं है, तालीम हासिल नहीं करनी। कोई चीज बता दें 18वीं सदी के बाद किसी मुसलमान ने इजाद की हो, मैं उसकी तस्वीर अपने दफ्तर में लगाना चाहता हूं। बता दें कौन सा लीडर है जिसको मैं कहूं नहीं ये मेरा लीडर है, इसने ये इजाद किया है। कोई दवाई बना दी हो, कोई कुछ कर दिया हो, एक घर बड़ा बना लेना और गाड़ी बना लेना, इससे आगे तो पता नहीं मुसलमान जा ही नहीं रहे। क्या वजह है? बदकिस्मती है, ज़हन छोटे हैं। मैं हमेशा, मुझे बताया गया था कि थिंक बिग यू विल बिकम बिग, थिंक स्मॉल यू बिकम स्मॉल। इससे आगे नहीं जा रहे आप, इससे आगे नहीं जा रहे। पता नहीं क्या बात। पाकिस्तानियों को तो मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करता, उनको तो डीएनए वीक है, वो तो जूते खा रहे हैं। आज के नहीं, वो हजारों साल से जूते खा रहे हैं। वो तो नजर, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, किस इनोवेटर ने आपको बख्शा? आपको देखें जरा, मैं कौन हूं? मैं इंडियन नहीं हूं, उसकी वजह में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेसेस। वो नीचे पहाड़ी से उतरते थे, पेशावर से या हिमालयन साइड से, हिमालयन पहाड़ी। सबसे पहला बैटल ग्राउंड क्या होता था? पंजाब होता था। मैं वहां से हूं, मैं तो दरबीडियन रही नहीं, लगता ही नहीं। मेरा नाक आंखें देख लें सारी मिक्स है, कोई रशियन है, कोई खुद पठान है, कोई अफगानी को, क्योंकि सबने आके जलील किया उस खत्ते में। पाकिस्तान से अगर आप ये कहेंगे यहां से चीते निकलेंगे लड़ेंगे, वो कोई नहीं है, वो धोखा फ्रॉड है। ये तो लूटना बेचना ये कुछ ही होना है। फ्रॉड हो भी, लूटते तो खैर डाकू हैं जो बता के लूटते, चोर चोरियां करते। चोर चोरियां इस तरह करते, मैं जिस तरह आपको बताता, लोअर मिडिल क्लास से बच्चा आके डिप्टी कमिश्नर लगता, अन्नी पा देता है, उन सिर्फ रुपया तो बगे कख नहीं लगता। पिछे कैद आज़म की फोटो लगी होंगी, हर कमिश्नर के दफ्तर कैद आज़म की फोटो, और अगे हो सकता अगे लिखी हो हाजा मेरे फजले रब्बी, ये भी कोई पता नहीं अगे लिखे हो, सामने आयत भी पढ़ी हो। तार साहब आप कहते हैं बदले लेते हैं, ये बदले खून चूसते, पाकिस्तान से बदला, अपनी मां से बदला लेते हैं। दुख वाली बात ये, मेरे लिए काबिले तकलीफ ये, अपनी मां से बदला लेना, फिर शर्म ना करनी, और कैनेडियन पीआर के पीछे मां बेचनी, अपना मुल्क बेचना। चलें फिर यही हो रहा है 76 साल से। चीमा साहब रुक नहीं रहा। और मैं फिर दोबारा एक दफा मैं पूरी उम्मीद हुआ हूं हाफिज आसिम मुनीर से। आज फिर मेरी उम्मीद जिंदा हुई दोबारा इस हमले की वजह से। अब मेरी दुआ होगी, मैं ये दुआ करना चाहूंगा इसके एंड पे, अल्लाह ताला उनको इस तरह की इस्तिताअत दे कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन मरगे करप्शन भी शुरू करें। बिल्कुल तार साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मर्गे जो शर्मचार ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद ऑपरेशन मर्ग भर करप्शन भी होना चाहिए, और ताकि हमारी भी जान छूटे। ये चौकियां जो हमें चमड़ी हुई हैं तार साहब, चमड़े इंसानों चूसी जा रहे हैं खून साडा ओली 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 ओली। और ये वो पंजाबी ये रजदे ही नहीं तार साहब, ये पता नहीं कब इनका नहीं। अच्छा चीमा साहब, उसमें भी कहते ना, जो छोटे लोग तो रजदे भी नहीं ना, ढिड पाड़ भुखे जट कटोरा लभ्या, उन्हें पी पी पानी ढिड पाड़ लिया सी अपना। इन्ना फिर पानी पीण लग पैंदे, कटोरा लभ जाए, फिर वो बाज ही नहीं होंदे, ढिड पाड़दे, ढिड पे पाटदे ने तुहाडे ब्यूरोक्रेटां दे, एस्टैबलिशमेंट दे जजां दे ढिड पाट रहे। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਕਾਨ, कभी घटिया मकानों में भी। वो आपने कहा ना कि अगले दिन आप कह रहे थे कि इन जजों को बताएं कि इन करप्ट पॉलिटिशियंस को और बाकी एस्टैब्लिशमेंट के जो करप्ट लोग हैं इनको बताएं कि जो कब्रिस्तान है वो न्यूयॉर्क में भी है। वो बात आपने सही की है। चीमा साहब, जान आपकन च भी बंदे मर रहे ने। मायो हॉस्पिटल दुनिया के बेहतरीन हस्पताल ने, इत्थे वाटर रीड हस्पताल जिथे अमेरिका का प्रेजिडेंट है ना, उत्थे भी बंदे मर रहे ने। इन्हां दसो इन्हां नूं तुहाडे कोल आले दुआले सारी दिहाड़ी जिन्हां लुੱਟ पाई है, डिग्रियां ऑक्सफोर्ड दियां ते हार्वर्ड दियां लई फिरदे ने। छोटे ज़हनों के ब्यूरोक्रेट आपके, छोटे ज़हनों के जज आपके, छोटे ज़हन। तभी तो मैं कंक्लूड करता हूं चीमा साहब, इनका डीएनए कोई नहीं। कभी हो सकता है कि आप हार्वर्ड से पढ़ के जाएं, ऑक्सफोर्ड से, और लूटें अपनी मां को पे आके फिर, और कौमियत ना हो, प्राइड ही कोई ना हो, किरदार कोई ना हो, सोच कोई ना हो। हाँ, रिटायर होंगे फिर कहते नहीं मैं तो किताबां लिखण लगा, फिर मस्जिद जाके अगे जामिया मस्जिद उत्थे अगे फ्रंट ते बैठ जांदे जाके, फिर फिलासफर बन जांदे। जिस वे विच जापदे होंदे ने उस वे ढीठ, उस वे बेशरम। 27,000 चाइनीज जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके। और बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त स्पेनिश लोग जो आते। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो तो बड़ी शानदार थी। ताड़ साहब की बातें मुझे यार की कर आज तो अपना गर्विदा बना गए, अपना फैन बना गए। तारड़ साहब इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब की रैली से होके आए हैं। नहीं, बातें बड़ी मैं स्टेप बाय चलूँगा, लेकिन पहले मैं जो बात है जो एंड पर उन्होंने बात की है ना, वो बड़ी शानदार उन्होंने की है।
उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी के लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को कोई डीएनए नहीं है। वाकई ऐसे ही है कि देखिए हार्वर्ड से पढ़े हुए, इधर की वाशिंगटन के अपना यूएसए की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, यूके की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जाकर अपनी माँ यानी कि अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने मट्टी की बात कर रहे हैं। मुल्क माँ ही होती है, मट्टी माँ ही होती है। अपने मुल्क को कैसे लूट सकते हैं? जैसे वो लूट रहे हैं, तो वो वाकई रोना आ रहा है जो वो बातें बता रहे हैं। क्यों रोना आ रहा है? जो लूट रहे हैं 77 साल से। आप उनकी बात नहीं समझे। वो कह रहे हैं कि इनकी डिग्रियां भी जैली हो सकती हैं। जैली वो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इतना अच्छा बंदा आप इमरान खान ये ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से पढ़े, हार्वर्ड से पढ़े हैं ना, वो ये यूके की है मेरे ख्याल। वो हार्वर्ड के चांसलर भी रहे हैं, ये भी आपको शायद पता है, बिल्कुल पता है। तो वो देख लें कि ईमानदार सुलझे हुए इंसान है। इधर एक मैं थोड़ा सॉरी मुझे आपकी बात काटनी पड़ गई। अलीम खान जिसका न्यूज़ चैनल है समा, पाकिस्तान के अंदर समा न्यूज़ चैनल के जो मालिक है ना अलीम, हाँ जी एयरवेज भी अपनी हाँ अपनी भी है। उस दल्ले ने बात की थी कि इमरान खान के तो कंगला था, मेरी जायदाद पर, मेरी शय पर, मेरी दी हुई चीज़ों पर वो राज करता रहा है, यानी कि अपनी पार्टी को चलाता रहा है। उस बेगैरत कंगले को मैं ये बताना चाहता हूँ, इमरान खान जब तुम, हम पंजाबी में बोलते हैं, मैं वो मुकावत नहीं देना चाहता, गलत लफ्ज़ नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं ना हुए थे तब इमरान खान इंग्लिस्तान के अंदर, हार्वर्ड के अंदर चांसलर था, जब तुम्हें कुत्ते बेगैरत दल्ले आपको पूछता भी नहीं था कोई। आपको तुम्हारा नाम सिर्फ इमरान खान। एक मिनट मुझे थोड़ा सा इधर बात कर लेने थे, मैं बात आ गई इमरान खान की, अलीम खान मुझे याद आ गए, जिसके सुसर की जायदाद तुम्हारे पाकिस्तान के तमाम जितने डेरे, क्या मैं कहता हूँ एशिया के तमाम बिजनेस पाकिस्तान में नहीं जितने उनके पास, उसे इतनी प्राप्ति आ जानी थी, वो छोड़ कर आया, लात मार कर आया। बेकार तो बकवास करते हो अलीम खान जैसे दल्लो। मैं बड़ा गुस्सा हुआ था जब उसने ये स्टेटमेंट दी कि इमरान का तो कंगला था। नंबर 10 पे जो है ना उसका, जब इमरान खान आज कमेंट्री शुरू कर देना, वो कहता है अक्सर, वो कहता है कोई बंदा जो ख्वाब में अपनी जिंदगी सोचता है, ख्वाब में कि यार मेरी जिंदगी ऐसी होगी ऐसी होगी, अल्लाह की ज़ात ने मुझे वो मेरी झोली में डाल दी थी कि मैं कहता कि अगर कमेंट्री भी करता रहता ना, सिर्फ मैं जो हालांकि मुझे बहुत ऑफर्स आई हैं कमेंट्री की, मैं यकीन कर रहा हूँ, वो कहता करोड़ों में कमेंट्री से कमा सकता था, करोड़ों अरबों, और वो बेगैरत दल्ले बोलते हैं कि इमरान का कंगला था। भाई जब ये 1988 में ये सारा कुछ, ये सियासतदान नवाज शरीफ वगैरह बने थे, ज़िया-उल-हक बने थे ना, उस वक्त वो मतलब नौजवान था इमरान खान। हाँ जी, जब जुमैमा से शादी होने से पहले की बातें हैं, उससे सॉरी टॉपिक इस तरफ चला गया, लेकिन मैंने अलीम खान की स्टेटमेंट जब शादी तुम्हारे वजूद को ना आग लगी कि यार ये क्या बेगैरती बकवास क्या कर रहे हो। सच भाई उनका काम ही ये है, उनका काम ही ये। असल बात है मुझे हार्वर्ड से याद आ गया, वो इमरान खान से मुझे याद आ गया अलीम खान, इसलिए मैंने वो हवाला दिया कि इमरान खान जद्दी पुश्ती रईस थे। जब वो पैदा होते सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते, उनके जाके वो जो लाहौर के अंदर क्या उसका नाम है यार, इनके जो जमान पर को सर्च करो, अलीम खान दल्ली का, मैं बस इससे सर्च करो वो किसका है, वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे मुंह में। तुम तो पता बाद में बने हो कीड़े नाली के। भाई वो बंदे की सोच है, सिर्फ और सिर्फ नजरिया, वो इनके पास तो मंशूर ही नहीं यार। चले जी खैर, आप बातें हम करते हैं पाकिस्तान पर, जो तारड़ साहब ने बातें की ईरान और पाकिस्तान पर बड़ी अच्छी, मैं भी इसमें हक में था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और अच्छे तरीके से करे। हमने जब ये हुआ था ना अटैक, हमने उस वक्त भी कहा था पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए। इसलिए आज से भी पाकिस्तान का मोराल, एक तो आर्मी का मोराल अच्छा होगा, दूसरा पाकिस्तान के अवाम का मोराल अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान आज रिटेलिएट ना करता है, इमरान खान साहब को मैं उधर गलत कहता हूँ, इमरान खान साहब ने जो कहा पता है स्टेटमेंट उन्होंने दी है या नहीं दी है, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर तो उसके पास ना मोबाइल है ना मीडिया, आई थिंक ऐसे स्टेटमेंट इमरान खान नहीं दे सकता, सारा कुछ अपने को अपने आप से ही मीडिया बना के छोड़। तो अगर इमरान खान अगर की है, मैं शर्त भी लगा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर उन्होंने की भी है ना भाई, जहाँ तक उन्होंने बात की है ना, इस खित्ते के अंदर, तो इसकी इस खित्ते के अंदर हमें अड़ोस पड़ोस जितने भी आसपास हमारी कंट्री है, इनके साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। उसका ये मकसद है न कि अमेरिका के कहने पे जंगे लड़े, पहले भी इतनी जंगे लड़ के पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ। अपना ईरान जो समझता था कि ये सीरिया है और ये इराक है, और तारड़ साहब ने वाज़े कह दिया कि ईरान का और पाकिस्तान का तो मुकाबला बनते ही नहीं, कहीं किसी लिहाज से भी नहीं बनता। और ये सच है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला
नहीं ना बनता, सेम इस तरीके से ईरान और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान हर लिहाज से उन पर भारी है। अगर पाकिस्तान आज रिटेलिएट ना करता तो ये मैसेज जाता कि पाकिस्तान तो खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। देखें कि मुस्लिम जो मैं इस हक में अच्छा किया पाकिस्तान कमेंट्स ने, करते इससे भी हैं ज्यादा करना चाहिए था। कमेंट्स में अक्सर होता है कि अब मुस्लिम भाई भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं। देखें कि ये अगर इस नजदीक को देखा जाए तो फिर तो गलत है, लेकिन ये अपनी अपनी कंट्री का भी मफाद होता है। पाकिस्तान ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया और हम अपनी पाक आर्मी के इसमें अगर यार जवाब ना सही देते किया, ना, अगर ना जवाब देते तो कल को भाई हर कंट्री ने ही हमारे ऊपर चढ़ाई उंगली करनी उठा शुरू कर दी। हाँ देनी। जी, ऐसे ही है। ये इंडिया मीडिया जो बैठी है, इंडियन मीडिया, इन्होंने ही हमें जलील कर देना था। अगर ना अभी तक करते- जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि रशिया और स्पेशली चाइना, इन दोनों कंट्री के दौरान आगे सल्सी की पेशकश की है और ये भी मना किया है कि आप दोनों कंट्री की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी अगेंस्ट एक दूसरे के। आप जितना जितना हो चुका है इधर ठप करें। भाई आज क्या दिन है, आज दिन क्या है, जुमा मतलब इतवार को लगता है ना, हफ्ते तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर तुझे पता चलेगा ईरान और पाकिस्तान की तजारत तो खत्म नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ना को पाक आर्मी मरी है, ना ईरान आर्मी मरी है, वहां बलोचिस्तान का हिस्सा है वो ही मरे। उधर भी दहशतगर्द मारे, इधर भी दहशतगर्द। बस उन्होंने भी इधर उनके ऊपर निशाना किया, उन्होंने उधर उनके ऊपर निशाना किया। तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, ना ही चाइना और रशिया बढ़ने देंगे, ना अमेरिका और इसराइल और इंडिया को कामयाब होने देंगे। इंडिया को कामयाब? जी भाई, इसमें इंडिया बहुत खुश है कि ये दोनों लड़े। इंडिया कहाँ यहाँ पे? मुझे बस ये तो नहीं पता नहीं, क्या मफाद इंडिया क्या ये भी मफाद है? चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ये भी चाहता है। नहीं, इंडिया खुश कैसे होगा पाकिस्तान ईरान लड़ता है तो? क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, सबसे पहले तो ये बात है। अच्छा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ग्रो न करना शुरू कर दे, अच्छा। कहीं तरक्की करना शुरू, स्टार न हो जाए, तरक्की तो लंबा एक अरसा लगेगा। लेकिन मतलब एक बुनियाद होती है, एक नींव होती है, कुछ स्टार्टिंग होती है, बंदे के बाद को मंशूर होना चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए लेके चलने की, वो इनके पास तो है नहीं। उनको पता है कि इमरान खान एक वाद इंसान है पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में, जो जिसके पीछे आवाम की भी ताकत है, दुनिया से जानती भी है अच्छी तरह, सियासत में आने से पहले दुनिया से जानती है, ठीक है। और जिस कंट्री में वो जाता है उसका दुनिया मतलब करते इस्तकबाल भी करती यार, है। सबको पता है, सभी बंदे को पता है भाई तेरे लीडर जो अभी मौजूदा बैठे, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे सदर है, चाहे चीफ जस्टिस, उनकी कोई औकात ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ईरान जो है और पाकिस्तान का मामला अगर गहराई से देखा जाए ना, तो ईरान बिल्कुल सही बात करें तारड़ साहब, ये काम किया था हिटलर की जो थी ना सेना, बहुत तकड़ी थी। अगर वो वन साइडेड लड़ती, वन साइडेड मतलब सिर्फ एक तरफ ही लड़ती, यकीन करें मैं कहता हूँ रशिया को भी वो धूल चटा सकती थी। लेकिन हिटलर ने भी यही गलती की। हिटलर ने गलती क्या की, उसने भी हर महाज हर तरफ खोल दिए, तो वो रगड़ा गया। तो आज वही काम कर रहा है ईरान। बिल्कुल बातें बड़ी शानदार तारड़ साहब ने की कि ईरान भी वही गलती कर रहा है जो कि हिटलर ने की थी। तो उसको यह शक नहीं करना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ बना कर रखनी चाहिए। स्पेशली अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो इजराइल भी, जारी बात है, इजराइल और पाकिस्तान तो अब सब एक लिहाज से देखा जाए तो एक पेज पर आ गया, ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ईरान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे लगता है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो है ना, तारड़ साहब ने बहुत अच्छी बातें की, जैसे कि अमेरिका की उन्होंने बातें की हैं। अमेरिका की बहुत शानदार। अमेरिका की बातें मुझे आज मैं हैरान हूँ कि पहली मर्तबा मैंने उनसे ये बातें सुनी हैं। मतलब कि इस तरह अमेरिका सच बोलते हैं, ये पहली मर्तबा सुना है। वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन है ना इस वक्त, वो उनको पता ही नहीं कि मैंने सुबह खाया क्या है, उन्हें क्या चलाना है। वो आप बात समझे नहीं क्यों लग जहाँ तक एक और की, एक तो उम्र बहुत ज्यादा है, उसकी याददाश्त कमजोर है, वो बंदा इस के काबिल भी नहीं था भाई, पता नहीं उधर भी 2 नंबरी करके जो बाइडेन भी आया है। मैं तुझे ये अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ तक सुना है जो बाइडेन के बारे में, पता सच है कि झूठ है, कि ये पैम्पर लगाता है और अपना पैम्पर खुद भी नहीं लगा सकता, इसका असिस्टेंट कोई है वो पैम्पर इसको लगा। भाई कमजोर है, उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, वो इसके काबिल नहीं है, वो बढ़ तो गए। और बस पर्दा उसको चला रहा है बराक ओबामा। अच्छा, ओबामा ट्रम्प के खिलाफ है। लेकिन मैं आज एक भाई से, हमारा अमेरिका में अजीज होते हैं, उनसे बात कर रहा था आज ही, वो कह रहा था जिस वक्त ट्रम्प हुकूमत कर रहा था अमेरिका की आवाम बहुत खुश थी, खुशहाल थी। जिस दिन से ये पहले था दूसरा ओबामा और जो बाइडेन, इन दोनों के दौर में बाकी अमेरिका की आवाम इसके खिलाफ है। अच्छा, एक और बात की कि चाइनीज कितने
27,000 ओबामा के दौर में इलीगल तरीके से चले गए, तो ये वाकई यूएस चाइना और चाइना भी जाना भी फिर चाइना ये इसका मतलब बहुत बड़ी की गेम अंदर अंदर चल रही है और चाइना खेल रहा गेम। और चाइना बहुत आगे की चीज है। चलें जी, खैर शानदार थी वीडियो। आज तारिक साहब ने बड़ा दिल खुश किया, और भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें थी, लेकिन हमें जो मेन टॉपिक्स थे जिस पर हमें लगता था फिर यार भूल भी जाते कि लंबी वीडियो याद भी नहीं रहती। तो शानदार थी सारी वीडियो, आपको भी शानदार लगी होगी। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।